हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और एक टॉपिक और एक लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वेरिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम वेरिएशन पढ़ेंगे। कौन सी वेरिएशन दोस्तों? वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। जो हम पिछले लेक्चर में बोले थे, जो कंडक्टेंस था, जो कंडक्टिविटी था, जो मोलर कंडक्टेंस था, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, ये हर एक टर्म कंडक्टेंस की टर्म है। और ये जो कंडक्टेंस की टर्म है, ये सब डाइल्यूशन के साथ साथ या ये सब वॉल्यूम के साथ साथ, ये सब कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ कैसे परिवर्तित होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले पिछले दिन या पिछले से पिछले दिन जो लेक्चर था उसको देख लीजिएगा। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कंडक्टेंस इक्वल्स टू है 1 बाई रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है या रेसिप्रोकल इनवर्स रिलेशन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई लेंथ है। मतलब रो इक्वल्स टू आर इनटू ए बाई एल है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू लेंथ बाई एरिया है। ये जो लेंथ बाई एरिया है ये सेल कांस्टेंट था। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप कंडक्टिविटी बोलोगे, मतलब कप्पा इक्वल्स टू एल इंटू एल बाई ए था, कप्पा इक्वल्स टू एल इंटू वी था, ये सब हमने बोले थे। और मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू था स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 बाई मोलरिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। तो इसको मिटाए और इस चैप्टर की शुरुआत करें। तो देखना दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे? हम वेरिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन पढ़ेंगे। तो जब आप वेरिएशन पढ़ोगे तो इसको देखो, डाइल्यूशन। क्या? डाइल्यूशन। तो अगर डाइल्यूशन हुआ, अगर डाइल्यूशन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखना दोस्तों, इधर से हम बोलना क्या चाहते हैं, इधर से हम बोलना क्या चाहते हैं। अगर आप बोलोगे कि डाइल्यूशन हो रहा है, अगर आप बोलोगे कि इधर से डाइल्यूशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम बढ़ेगा। डाइल्यूशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखना दोस्तों, डाइल्यूशन बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आपको क्या मालूम है? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? आप बोलोगे कि कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगा सर। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन क्या है? आपके सामने ये आता है कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू है मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म क्या होगी? आप बोलोगे कि अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखना दोस्तों, हम बोलना क्या चाहते हैं। ये जो पूरा टर्म है, इस टर्म से हम बोलेंगे क्या? पहले तो कंडक्टेंस को लिखो, 1 नंबर कंडक्टेंस। डाइल्यूशन क्या है? आपको पता चलना चाहिए कि डाइल्यूशन ये है। आपको पता चलना चाहिए कि डाइल्यूशन ये है। डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो किसी भी सॉल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका वॉल्यूम? अब बोलोगे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? अब बोलोगे कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म घटेगी। ये है डाइल्यूशन, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का संबंध। ये है डाइल्यूशन, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का संबंध। अब देखो, कंडक्टेंस कौन शो करते हैं? कंडक्टेंस आप बोलोगे कि कंडक्टेंस शो करते हैं कंडक्टर। कंडक्टेंस शो करते हैं कंडक्टर। केमिस्ट्री में, किसमें? आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में कंडक्टर को आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन सी पदार्थ है? आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट दोनों टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट।
अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, दो चार एग्जाम्पल भी हमने लिखे थे, HCl, HNO3, H2SO4 या NaCl, या इधर से अगर आप लिखोगे KOH, इधर से आप लिखोगे NaOH, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CH3COOH। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NH4OH। ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपके सामने ये उभर कर आया कि कंडक्टेंस कौन दिखाता है, कंडक्टर। कंडक्टर केमिस्ट्री में कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए डिफरेंट तरीके से कंडक्टेंस की टर्म आएगा। मतलब ये जो कंडक्टेंस की टर्म है, ये जो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग तरीके से आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग तरीके से आएगा। तो देखना दोस्तों क्या आएगा, इसको हटाए, बहुत अच्छी तरीके से देखना क्या बोलना चाह रहे हैं हम। पहले तो आप कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखो, कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा ये एक नहीं है। मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्या है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये नॉट इक्वल्स टू 1 है और इसका वैल्यू लेस देन 1 है, इसका वैल्यू लेस देन 1 है। ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करते, ये कंप्लीट डिसोसिएशन आप बोलोगे नहीं करते। ये कौन सी डिसोसिएशन करते हैं, ये पार्शियल डिसोसिएशन करते हैं। कैसे, पार्शियल डिसोसिएशन करते हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप बोलोगे कि इसका अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1 है और इसका अल्फा लेस देन 1 है। लेस देन 1 हुआ, अगर अल्फा लेस देन 1 हुआ तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करेंगे, ये पार्शियल डिसोसिएशन के तौर पे डिसोसिएट करेंगे। तो इसके लिए ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, number of ion produced, number of ions produced in electrolytic solution, in electrolytic solution ये क्या है, ये लेस है, ये लेस है। अब बोलोगे कि इसके लिए अल्फा तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 हुआ तो नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयन है वो लेस नंबर है, वो लेस इन नंबर है, वो लेस इन नंबर है। तो अगर लेस इन नंबर हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो कौन करवाता है, अब बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो कौन करवाता है, करंट फ्लो करवाता है आयंस। करंट फ्लो कौन करवाता है, अब बोलोगे आयंस। तो देखना दोस्तों, जो ये हम बोल रहे हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा लेस देन 1 है, अल्फा लेस देन 1 हुआ तो पार्शियल डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर पार्शियल डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये लेस इन नंबर है। अब करंट फ्लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो कौन करवाता है, नंबर ऑफ आयन। तो नंबर ऑफ आयन अगर लेस है, तो नंबर ऑफ आयन अगर लेस है तो करंट फ्लो कौन करवाता है, आयन। तो कंडक्टेंस क्या होगा, अब बोलोगे लेस है, अब बोलोगे लेस है। ये बहुत अच्छी तरीके से सुनना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये लेस इन नंबर है। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आप बोलोगे कि अगर आयन कम हुआ, अगर आयन कम हुआ, आयन क्या करवा रहा था, आयन करंट फ्लो करवा रहा था, तो करंट फ्लो भी तो कम होगा। कंडक्टेंस लेस, करंट फ्लो लेस, करंट फ्लो ये भी लेस। इसको सुन के रखना,
इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने जहनी तौर पे ध्यान रखना कि अगर कंडक्टेंस लेस हुआ तो करंट फ्लो भी लेस होगा। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसको हटाए, इसको हटाए, इसको नोट में छापो, समझो और नोट में छापो। अब देखो, अब क्या करोगे? अब बोलोगे कि हम डाइल्यूशन करेंगे। हम क्या करेंगे? डाइल्यूशन करेंगे। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो ये अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। आप बोलोगे कि अगर आप डाइल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन में डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ गया तो अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी तो नंबर ऑफ आयोन्स प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये भी क्या होगा? आप बोलोगे ये भी बढ़ेगा। इसको सुनो, इसको सुनो। अगर डाइल्यूशन बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ आयोन्स प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ आयोन्स प्रोड्यूस्ड अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा? करंट फ्लो बढ़ेगा। क्या होगा? करंट फ्लो बढ़ेगा। करंट फ्लो बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो क्या हुआ दोस्तों? अब बोलोगे कि सर इधर ना डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस की टर्म बढ़ रही है। अब सुनो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले कंडक्टेंस क्या था? बहुत कम। वॉल्यूम बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म क्या होगी? घटेगी। तो आप बोलोगे डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? घटेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन घटाओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन घटाओ या डाइल्यूशन बढ़ाओ या वॉल्यूम बढ़ाओ तो अल्फा बढ़ेगी। अल्फा बढ़ेगी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन बढ़ेगा। अगर ये बढ़ा तो करंट फ्लो बढ़ेगा। क्यों? नंबर ऑफ आयंस यही करंट फ्लो करवाता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस है वही करंट फ्लो करवाता है, वही चार्ज कैरियर है। अगर वो चार्ज कैरियर हुआ तो करंट फ्लो बढ़ेगा, करंट फ्लो बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले कंडक्टेंस बहुत कम था, अब कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ गया, तो रैपिड इंक्रीमेंट ऑफ कंडक्टेंस होगा। क्या होगा? रैपिड इंक्रीमेंट ऑफ कंडक्टेंस होगा। क्या होगा? रैपिड इंक्रीमेंट ऑफ कंडक्टेंस होगा। मतलब स्टीपर ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टीपर ग्राफ मिलेगा, स्टीपर ग्राफ मिलेगा या हाई ग्रेडियंट ग्राफ मिलेगा, हाई ग्रेडियंट ग्राफ मिलेगा। समझ में आया? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का किस्सा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का किस्सा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हुआ? आप बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन के साथ साथ, वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ या कॉन्सेंट्रेशन घटाने के साथ साथ अल्फा बढ़ी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बढ़ा तो करंट फ्लो बढ़वाएगा। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो चार्ज कैरियर बढ़ेगा, चार्ज कैरियर बढ़ेगा तो करंट फ्लो बढ़ेगा, करंट फ्लो बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो पहले कंडक्टेंस बहुत कम था, अब कंडक्टेंस घटक से बढ़ गया, अब कंडक्टेंस बहुत जल्दी बढ़ गया। अगर कंडक्टेंस बढ़ा ऐसे तो आप बोलोगे इसको रैपिड इंक्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? इनिशियल वैल्यू से टर्मिनल या फाइनल वैल्यू में कंडक्टेंस का रैपिड इंक्रीमेंट हुआ, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इधर रैपिड इंक्रीमेंट हुआ, फटाक से बढ़ गया। तो अगर रैपिड इंक्रीमेंट हुआ तो स्टीपर ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टीपर ग्राफ मिलेगा। ये किसके लिए है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। अब देखना, अब सुनो ये दास्ता जो लिखा जाएगा इस व्हाइट बोर्ड में और उसके बाद आप लोगों के कॉपी में। इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लिखो, ये 2 नंबर, ये कंडक्टेंस की ही टर्म चल रहा है, ये कंडक्टेंस की ही टर्म चल रहा है। अब क्या होगा? पहले तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाले हो,
आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू 1 है इसका पहले से ही। अल्फा इक्वल्स टू 1 मतलब 100% डिसोसिएशन, मतलब 100% डिसोसिएशन, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन। मतलब इस बंदे को जितना लिए हो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट करके पहले से ही बैठा है। इस बंदे को जितना भी लिए हो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट करके बैठा है। किसमें? सॉल्यूशन में। मतलब 100% डिसोसिएशन हुआ। तो अगर 100% डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ आयोन्स प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये क्या है? बोलोगे ये मैक्सिमम है, मतलब जितना हो सकता था उतना है। तो आप बोलोगे कि अगर अल्फा इक्वल्स टू 1 है, अल्फा इक्वल्स टू 100% है, तो 100% डिसोसिएशन हुई, पार्शियल डिसोसिएशन नहीं, कंप्लीट डिसोसिएशन हुई, तो नंबर ऑफ आयोन्स प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा? जितना डिसोसिएट कर सकता था उतना डिसोसिएट करके ये बैठा है पहले से। तो नंबर ऑफ आयोन्स प्रोड्यूस्ड क्या है? मैक्सिमम है। अब बोलोगे मैक्सिमम है, तो इधर करंट फ्लो ये हो रहा था, ये पहले से ही ज्यादा था। कंडक्टेंस, सुनो दोस्तों सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंडक्टेंस पहले से ही ज्यादा था। अब बोलोगे कि ये इधर अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखोगे तो उधर पहले से कंडक्टेंस ज्यादा नहीं था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले से कंडक्टेंस उतना नहीं था, लेकिन वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन घटी, डाइल्यूशन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन घटी, उसके साथ साथ कंडक्टेंस का रैपिड इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब स्टीपर ग्राफ हमको मिले थे। लेकिन इधर क्या हो रहा है? आप बोलोगे इधर तो पहले से ही 100% डिसोसिएट था, इधर तो पहले से ही नंबर ऑफ आयोन्स मैक्सिमम थे। तो अगर नंबर ऑफ आयोन्स मैक्सिमम थे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे चार्ज कैरियर मैक्सिमम था। अगर चार्ज कैरियर मैक्सिमम हुआ तो करंट फ्लो पहले से ही बहुत ज्यादा हो रहा था, तो कंडक्टेंस की भी बहुत अच्छी खासी एक वैल्यू इसके पास पहले से ही मौजूद था। अब देखो ये इनिशियल स्टेटमेंट है, ये इनिशियल स्टेटमेंट है, इसको मिटाए। अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि मैं तो इधर डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, मैं तो इधर डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा। तो अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे, कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे, तो इधर से आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? अल्फा का कोई चेंज नहीं होगा। पहले तो दिमाग में ये बैठा लो कि अल्फा से इधर कोई केस नहीं बनेगा, तो अल्फा का कोई सा भी चेंज इधर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वाटर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वाटर बढ़ेगा, मतलब सॉल्वेंट बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट बढ़ेगा। अब वाटर के पास क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है? वाटर के पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। अब क्या जानते हो? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको इधर लिखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सी कंपाउंड है? आप बोलोगे वो तो आयोनिक कंपाउंड है। क्या है? वो तो आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड मतलब कैटायन है और एनायन है, प्लस और माइनस। इसके बीच में कौन सा अट्रैक्शन है? इसके बीच में कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या कूलम्बिक अट्रैक्शन। क्या है? आप बोलोगे इधर ना, इधर कूलम्बिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आप बोलोगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप बोलोगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो आयनिक कंपाउंड है। ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों अपोजिट चार्ज, दोनों अपोजिट चार्ज के लिए क्या अट्रैक्शन होगा? अब बोलोगे इधर ना कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पहले से था, पहले से था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था।
अब देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, अगर इसकी बढ़ोतरी हुई तो प्लस और माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आर या डिस्टेंस बढ़ा, हम जानते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। तो प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे से दूर गया तो उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, आयोनिक मोबिलिटी बढ़ेगा, आयोनिक मोबिलिटी बढ़ेगा। तो बहुत स्मूथर तरीके से, बहुत इजियर तरीके से, स्मूथली, इजीली आयन चार्ज को और मजबूत तरीके से कंडक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बढ़ेगा। आपको इधर से यह मालूम होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया, इसको मिटाए थोड़ा सा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया तो आयोन्स सेपरेटेड, आयोन्स अगर सेपरेट कर गया तो आयोनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। आयोन सेपरेटेड मतलब डिस्टेंस बिटवीन आयोन्स, इसकी बढ़ोतरी होगी। अब सुनना एक बात को, ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम की बढ़ोतरी हुई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इसकी अगर बढ़ोतरी हुई, इसकी इंक्रीमेंट हुई, तो जो प्लस और माइनस चार्ज था, मतलब जो दो अपोजिट चार्ज था, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो जो दो चार्ज था वो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन आयोन्स बढ़ गया। इधर चार्ज कौन है, इधर चार्ज आयोन्स है, तो डिस्टेंस बिटवीन आयोन्स, इसकी बढ़ोतरी हुई। अगर डिस्टेंस बिटवीन आयोन्स ये बढ़ गया, आप क्या जानते हो, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यही तो कूलम्ब का लॉ है। तो डिस्टेंस बिटवीन आयोन्स अगर बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयोन्स, ये क्या होगा, ये घटेगा। डिस्टेंस बिटवीन आयन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स क्या होगा, घटेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो आयोनिक मोबिलिटी बढ़ेगा, आयोन्स कंडक्ट चार्जेस या करंट इजीली और स्मूथली, तो आप क्या बोलोगे, और स्पॉन्टेनियसली, ये भी बहुत एक अच्छी टर्म है, स्पॉन्टेनियसली। आप बोलोगे कि अगर इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन घट गया तो एक जो दो आयन था वो एक दूसरे को ड्रैगिंग फोर्स के द्वारा खींचेंगे नहीं, अगर वो एक दूसरे को ड्रैगिंग फोर्स के द्वारा नहीं खींचेंगे तो वो दोनों आयन, उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी। अगर मोबिलिटी बढ़ा तो इसके पास ये लिख दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन घट गया तो ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन आयोन्स ये भी घटेगा। अगर ये घटा तो आप बोलोगे आयोनिक मोबिलिटी ये बढ़ेगा, अगर आयोनिक मोबिलिटी बढ़ा तो आयन कंडक्ट चार्जेस स्मूथली, ये अच्छी तरीके से होगा। अगर ये अच्छी तरीके से हुआ, मतलब ये जो आयन कंडक्ट कर रहा है चार्ज को, करंट को इजीली या स्मूथली, अगर करंट को ये कंडक्ट करने लग गए तो आप क्या बोलोगे, करंट फ्लो बढ़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, करंट का फ्लो बढ़ेगा। अगर करंट का फ्लो बढ़ा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, इसको स्कीमेटिक डायग्राम के तरह बहुत अच्छी तरीके से नोट में कॉपी करो, इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉपी करो। अब एक बात को सुनो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले से ही कंडक्टेंस का एक हाई वैल्यू था, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसके लिए पहले से ही कंडक्टेंस का एक हाई वैल्यू था, उसके बाद उसका कंडक्टेंस बढ़ा, कितना बढ़ेगा, उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इधर
ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? ग्रेजुअल इंक्रीमेंट ऑफ कंडक्टेंस, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट ऑफ कंडक्टेंस। इसको ध्यान में रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंडक्टेंस की टर्म है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होगा, नॉट वेरी मच स्टीपर ग्राफ, नॉट वेरी मच स्टीपर ग्राफ। इसके लिए जो ग्राफ होगा वो उतना भी स्टीपर नहीं होगा, वो उतना भी स्टीपर नहीं होगा। तो आपको इधर से क्या मिला? इधर से ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होगा, इधर से ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होगा किसकी? कंडक्टेंस की। उधर क्या था? रैपिड इंक्रीमेंट था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ध्यान से सुनना, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन घटाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। दोनों के लिए ही, वीक के लिए भी और स्ट्रॉन्ग के लिए भी। दोनों का रीजन अलग अलग है, दोनों का कारण या रीजन अलग अलग है। एक के लिए एक के लिए ये कारण से होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये से होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से होगा, और उधर से क्या होगा? उधर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो रीजन है वो कौन सी मोड से जाता है? वो अल्फा से जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कहां से जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझाओगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस आएगा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझाओगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा। इसको ध्यान से लिखना, इसको नोट में कॉपी करो। इसको हटाए, ये कंडक्टेंस का टर्म था। ये क्या था? आप बोलोगे ये कंडक्टेंस का टर्म था। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? अब कंडक्टिविटी आएगा। क्या आएगा? कंडक्टिविटी आएगा। कंडक्टिविटी क्या है? पहले तो इसको लिखो, कंडक्टिविटी कप्पा है, कप्पा है मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। क्या है ये? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। इसको कहां से लिखते हो? कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू एल इंटू एल वाई है, कप्पा इज इक्वल टू एल इंटू एल वाई है। तो ये बहुत ध्यान से सुनना, कप्पा इक्वल्स टू और क्या है? आप बोलोगे एल इंटू वी है। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब सुनो, अगर V इक्वल्स टू 1 ml हुआ तो कप्पा क्या है? L है। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसका जो कंडक्टेंस है, उसका जो कंडक्टेंस है उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो सुनना, जो 1 ml, अगर आप बोलोगे कप्पा इक्वल्स टू एल इंटू वी है, तो V इक्वल्स टू अगर 1 ml हुआ तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब सुनो, अब सुनो, ये मानो कि एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। इसमें ये वाला हिस्सा है 1 ml, ये वाला हिस्सा है 1 ml। सुनना, ये वाला हिस्सा है 1 ml। इस 1 ml में नंबर ऑफ आयन्स है, इस 1 ml में नंबर ऑफ आयन्स है। अब ये जो 1 ml है ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसमें नंबर ऑफ आयन्स भी तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मतलब एक सॉल्यूशन में जो यूनिट वॉल्यूम है, एक सॉल्यूशन में ये 1 ml क्या है? ये यूनिट वॉल्यूम ही तो है। ये 1 ml क्या है? यूनिट वॉल्यूम ही तो है। अब बोलोगे जो एक टोटल सॉल्यूशन है, जो एक टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, जो 1 ml सॉल्यूशन है, उस 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। समझ में आया? पूरा सॉल्यूशन में से जो 1 ml सॉल्यूशन है, जो यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन है, उसका जो कंडक्टेंस है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो उस 1 ml सॉल्यूशन में
जो नंबर ऑफ आयोन्स है वही तो कंडक्टेंस शो करवाएंगे। तो ये 1 ml, ये यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है। इस यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयोन्स आएगा वो भी कांस्टेंट है। अब बोलोगे वो भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से जो यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन है, जो 1 ml सॉल्यूशन है, उस 1 ml सॉल्यूशन में से जो उस 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, उसको कंडक्टिविटी बोलो। तो उसमें उस 1 ml सॉल्यूशन में पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो छोटा सा हिस्सा है 1 ml वो तो कांस्टेंट है ना, तो उसमें उस कांस्टेंट वाला हिस्सा में जो नंबर ऑफ आयोन्स है वो भी तो कांस्टेंट है। अब बोलोगे वो भी तो कांस्टेंट है। अब देखना अगर वो कांस्टेंट हुआ तो अब क्या बढ़ाओगे? आप बोलोगे हम तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, हम तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे जी। डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, अब तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, इसको लिख लेना। तो क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। तो डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? अब बोलोगे कि सर डाइल्यूशन को बढ़ाओ, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो लिक्विड बढ़ेगा। अब आओ, लिक्विड बढ़ेगा मतलब फ्लूइड बढ़ेगा, लिक्विड या फ्लूइड इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, लिक्विड या फ्लूइड इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, तो इसकी लेयर भी तो बढ़ेगी ना, इसकी लेयर भी तो बढ़ेगी ना। अगर इसकी लेयर बढ़ा तो इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल या फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरनल या फ्लूइड फ्रिक्शन ये भी बढ़ेगी, तो विस्कोसिटी भी तो बढ़ेगा, तो विस्कोसिटी भी तो बढ़ेगा। ये विस्कोसिटी फ्लूइड का फ्रिक्शन है, ये विस्कोसिटी इंटरनल फ्रिक्शन है, ये रेजिस्टेंस है। क्या है? ये रेजिस्टेंस है। तो देखो इधर से क्या बढ़ रहा है? डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो लिक्विड बढ़ेगा, तो फ्लूइड बढ़ेगा। लिक्विड या फ्लूइड बढ़ गया तो उस लिक्विड या उस फ्लूइड का लेयर बढ़ेगा, उस लिक्विड या फ्लूइड का लेयर बढ़ गया तो इंटरनल या फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब क्या जानते हो? अब जानते हो R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई एल, रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। तो अगर रो R अगर बढ़ गया तो रो क्या होगा? रो भी तो बढ़ेगा। R अगर बढ़ गया तो रो भी तो बढ़ेगा। अब क्या जानते हो? कप्पा इक्वल्स टू 1 बाई रो है, रो बढ़ गया तो कप्पा क्या होगा? घटेगी। कप्पा क्या होगा? घटेगी। फिजिक्स में ये जानते हो ना। अब तो ये जानते हो कि अगर इधर से विस्कोसिटी बढ़ी, विस्कोसिटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब R बढ़ेगा। ये लॉ है, रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल, ये लॉ है। अगर R बढ़ गया तो रो क्या होगा? अगर R बढ़ गया तो रो क्या होगा? रो बढ़ेगा। R बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा। और हम ये क्या जानते हैं? हम ये तो जानते हैं ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल्स टू 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, जानते हो ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल्स टू 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब 1 बाई रो, तो कप्पा इक्वल्स टू 1 बाई रो, तो रो बढ़ेगी तो कप्पा घटेगी। तो इधर से कंडक्टिविटी क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये घट रहा है, ये घट रहा है। बोलोगे कि ये घट रहा है, तो डाइल्यूशन के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, लिक्विड बढ़ेगा, फ्लूइड बढ़ेगा, लेयर बढ़ेगा, इंटरनल फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा। लिक्विड के लिए विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो R बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। अगर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ गया, हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा, तो कंडक्टिविटी घटेगा। तो दूसरा टर्म भी हमने जान लिया, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, ये दोनों टर्म हमने जान लिए हैं। अब देखना, अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दोनों को एक साथ लिखो, दोनों को एक साथ लिखो।
मोलर कंडक्टेंस, इधर मोलर कंडक्टेंस को लिखो और उस तरफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लिखना। लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इधर लिखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्यू इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/n। तो ये क्या है? ये मोलारिटी है। ये क्या है? ये नॉर्मलिटी है। ये क्या है? मोलारिटी है। ये क्या है? नॉर्मलिटी है। अब देखो दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये आसान है लेकिन एक बार देख लो, बीच में से एक लाइन खींचो। अब देखो, अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे, अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। इसको साइड में लिखो, इसको नोट डाउन की तरह साइड में लिखो। ये हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। अब कप्पा क्या होगा? पहले तो कप्पा घटेगी, पहले तो कप्पा घटेगी। अब ए नंबर पॉइंट की तरह इसको लिखो। इस इक्वेशन में क्या होगा? कप्पा घटेगा। तो इधर भी क्या होगा? पहले से कप्पा घटेगा। सेम डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को बढ़ाओ, वॉल्यूम को बढ़ाओ या कॉन्सेंट्रेशन को घटाओ, कोई सा भी करो, एक ही चीज है, एक ही चीज है। डाइल्यूशन को बढ़ाओ, वॉल्यूम को बढ़ाओ, कॉन्सेंट्रेशन को घटाओ, तो कप्पा तो घटेगा। ये तो हमने बोल दिए, ये तो हमने बोल दिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो घटेगा। अब देखना मोलारिटी क्या है। मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम। नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी क्या है? सुनना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अब इसको देखो, अब इसको देखो, वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलारिटी क्या होगा? घटेगा। तो बी, मोलारिटी घट रहा है, मोलारिटी घट रहा है। वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो मोलारिटी घटेगा, इधर भी वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो नॉर्मलिटी घटेगा, नॉर्मलिटी घटेगा। इसको देखो भाई साहब, इसको देखो, कप्पा को घटाओ लैम्डा एम घटेगा, मोलारिटी को घटाओ लैम्डा एम बढ़ेगा। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को नालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से डुएल लड़ रहे हैं। अब इस डुएल में जो जीतेगा उसके लिए लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट की परिवर्तन होगा। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, देखना, ये तो समझ गए हो। अब देखो, कप्पा घटाओगे, कप्पा घटाओगे तो लैम्डा एम घटेगा, कप्पा घटाओगे तो लैम्डा एम घटेगा, मोलारिटी घटाओगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा। इधर भी कप्पा घटाओगे, कप्पा घटाओगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट घटेगा, नॉर्मलिटी घटाओगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ेगा। इसको लिख लेना, इसको एक बार लिखो मेरे खातिर, इसको एक बार लिखो। कप्पा को बढ़ाओगे, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, कप्पा को घटाओगे, नंबर ए, कप्पा को घटाओगे तो लैम्डा एम घटेगा। नंबर बी, मोलारिटी को घटाओगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा, लिख लो। और इधर भी नंबर ए लिखो, कप्पा को घटाओगे तो लैम्डा इक्यू घटेगा, लैम्डा इक्यू घटेगा। नंबर बी, नॉर्मलिटी को घटाओगे तो लैम्डा इक्यू बढ़ेगा। तो भाई साहब दोनों फैक्टर एक दूसरे से डुएल लड़ रहे हैं। इसको ध्यान कैसे रखोगे? ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको सुन लेना, लेकिन एक ट्रिक की तरह सुनो। केमिस्ट्री का टर्म कौन सा है? केमिस्ट्री का टर्म कौन सा है? मोलारिटी, नॉर्मलिटी। कप्पा किसका टर्म है? फिजिक्स का टर्म है। पढ़ क्या रहे हो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिजिक्स का टर्म, उसका महत्व ज्यादा है या केमिस्ट्री का महत्व ज्यादा है? आप बोलोगे सर केमिस्ट्री का महत्व ज्यादा है। तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? आप बोलोगे मोलारिटी या नॉर्मलिटी जीतेगा। क्यों जीतेगा? ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अब समझो, अब समझो कि ये हो रहा है। जेई एडवांस में ना एक एक लाइन को बोल देते हैं, एक एक लाइन को उठा उठा के क्वेश्चन फेंकते हैं। तो इस लाइन को सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने देर तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ जाएगा, इसके बाद एक्सपेरिमेंटल डाटा आ जाएगा, उसको जानना पड़ेगा। वो डाटा है,
लेकिन उसको लॉजिक के तरह, ट्रिक के तरह सुनो कि ये पूरा फैक्टर में से कप्पा का फैक्टर घटेगा तो लैम्डा एम घटेगा, एम घटेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा, कप्पा घटेगा तो लैम्डा क्यू घटेगा, नॉर्मलिटी घटेगा तो लैम्डा क्यू बढ़ेगा। तो आप बोलोगे सर कप्पा ना फिजिक्स का टर्म है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये फिजिक्स का टर्म है, मोलारिटी या नॉर्मलिटी ये किसका टर्म है, केमिस्ट्री का टर्म है। तो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आप कुछ पढ़ रहे हो, दोनों फैक्टर के बीच में डुएल हो रहा है, एक फिजिक्स का फैक्टर, एक केमिस्ट्री का फैक्टर, कौन जीतेगा? आप बोलोगे केमिस्ट्री का फैक्टर जीतेगा, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का फैक्टर जीतेगा, तो कौन जीतेगा? ये मोलारिटी जीतेगा, मतलब मोलारिटी का महत्व ज्यादा है। तो आप बोलोगे मोलारिटी या नॉर्मलिटी फैक्टर dominates over specific conductance, या कंडक्टिविटी टू कैलकुलेट लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू रिस्पेक्टिवली। इसको नोट करो, नॉर्मलिटी और मोलारिटी ये दोनों फैक्टर डोमिनेट करेंगे किसके ऊपर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर, कंडक्टिविटी के फैक्टर के ऊपर, टू कैलकुलेट लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू। तो आप क्या बोलोगे? कप्पा को हटा दो, मोलारिटी घटेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा, मोलारिटी घटेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा, इधर नॉर्मलिटी घटेगा तो लैम्डा इक्यू भी बढ़ेगा। ध्यान कर पा रहे हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल, यही तो हो रहा है, यही तो बोला हमने। ये फैक्टर माइनर फैक्टर है, ये फैक्टर क्या है? आप बोलोगे ये माइनर फैक्टर है, ये मेजर फैक्टर है, इधर भी ये माइनर फैक्टर है, ये मेजर फैक्टर है। लेकिन ये जो हमने बोला ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको ध्यान में रखना। अब किसी को ये मत बोल देना इसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, नहीं है कोई लॉजिक, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटली दिखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, तो इसके लिए कुछ थ्योरी, कुछ लॉजिक हमने हमारे हिसाब से बना लिया है। ठीक है, इसको मिटाए और एक ग्राफ को ड्रॉ करवाए। इधर से दोनों ग्राफ आएगा, क्या होगा? इधर से लैम्डा एम को लो और इधर कॉन्सेंट्रेशन को लो, रूट सी को लो, कॉन्सेंट्रेशन के तौर पे रूट सी को लो, किसको लो? रूट सी को लो। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ खींचो, किसके लिए? पहले तो स्ट्रॉन्ग के लिए खींचो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए ग्राफ बनाओ। पहले तो ध्यान करो, क्या ग्राफ होगा? स्टीपर या नॉन स्टीपर? नॉन स्टीपर, ऐसा ग्राफ होगा केसीएल के लिए। किसके लिए? केसीएल के लिए। टक 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 टक, ये भी ये। देखो ये स्टीपर ग्राफ है, आप बोलोगे नहीं है। ये स्टीपर ग्राफ है, आप बोलोगे नहीं है। ये केसीएल के ऊपर एचसीएल का ग्राफ बनता है, केसीएल के ऊपर एचसीएल का ग्राफ बनता है, आप बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा, लिख लेना। HCl इसका कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टेंस, इसका मोलर कंडक्टेंस ये KCl से ज्यादा है। क्यों? H प्लस ये K प्लस से ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी शो करते हैं। क्यों? H प्लस K प्लस से ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी शो करते हैं। टू स्मॉल एंड टाइनी साइज, क्यों? इसको लिख लेना। KCl से HCl का जो मोलर कंडक्टेंस है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अगर आपको कोई बोले क्यों ज्यादा है तो आप बोलोगे कि जो Cl माइनस से तो क्वेश्चन का सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन Cl माइनस से नहीं आएगा, किससे आएगा? कैटायन से आएगा। तो H प्लस
उसका कंडक्टेंस K प्लस से ज्यादा है। H प्लस का कंडक्टेंस K प्लस से ज्यादा क्यों है? क्योंकि H प्लस का आयनिक मोबिलिटी K प्लस से ज्यादा है। H प्लस का आयनिक मोबिलिटी K प्लस से ज्यादा क्यों है? ये टू स्मॉल है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो ये बहुत जल्दी मूव करते हैं, ये बहुत जल्दी मूव करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये स्टीपर ग्राफ है दोस्तों? नहीं है। क्यों है? क्यों ऐसा ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए? आप बोलोगे पहले कंडक्टेंस ज्यादा था, उसके बाद कंडक्टेंस बढ़ी, लेकिन बहुत कम। पहले भी बहुत हाई कंडक्टेंस था, पहले भी बहुत हाई कंडक्टेंस था, उसके बाद थोड़ा सा कंडक्टेंस बढ़ा, थोड़ा सा कंडक्टेंस बढ़ा, क्योंकि आयोनिक मोबिलिटी बढ़ रहा है। पहले कंडक्टेंस का हाई वैल्यू था, आयोनिक मोबिलिटी की बढ़ोतरी हुई तो कंडक्टेंस की थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यह ग्राफ उतना स्टीपर नहीं है, यह ग्राफ उतना स्टीपर नहीं है। इसको लिखो। अब देखना दोस्तों, ये ग्राफ को और एक बार फिर से बनाओ, ये ग्राफ को और एक बार फिर से बनाओ। इधर से कुछ आएगा, इधर से कुछ आएगा, क्या आएगा? ये लैम्डा एम है, ये रूट सी है, ये ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है इस तरीके से इधर तक बढ़ाओ, इधर तक बढ़ाओ। इधर क्या ग्राफ का कोई वैल्यू आएगा? आप बोलोगे इधर ना कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टेंस टू जीरो है। सी टेंस टू जीरो, कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ऐसा हो सकता है? इमेजिनरी स्टेट में हो सकता है, रियली नहीं हो सकता। आप बोलोगे कि सर ये इमेजिनरी स्टेट में हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं? ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसको अगर आप y एक्सिस तक बढ़ाओगे, y एक्सिस तक बढ़ाओगे डॉटेड लाइन के तौर पे, तो ये कहां पर इंटरसेक्शन बना रहा है? y एक्सिस पे, लैम्डा एम एक्सिस पे। लेकिन इधर ये वैल्यू आ सकता है क्या? आप बोलोगे सर रियल में नहीं आ सकता, रियल में नहीं आ सकता। रियल में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो हुआ, कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर जीरो हो गया तो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? ये ऐसा नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी है। ये क्या है? ये जो लाइन हमने खींचे है, ये लाइन इमेजिनरी है। ये लाइन क्या है? इमेजिनरी है। मान लो कि ऐसा हो रहा है। अब देखो C इक्वल्स टू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या है? मोल बाई वॉल्यूम है, मोल बाई वॉल्यूम है। बोल सकते हो C इक्वल्स टू N बाई V। तो अगर C जीरो होगा तो V इंफिनिटी होगा ना। इसको देखो मैथमेटिक्स के तौर पे देखो, C टेंड्स टू जीरो कब होगा? V टेंड्स टू इंफिनिटी। V टेंड्स टू इंफिनिटी दोस्तों मतलब इनफाइनाइट वॉल्यूम, मतलब आप बोलोगे इनफाइनाइट वॉल्यूम। क्या बोलोगे? आप बोलोगे इनफाइनाइट वॉल्यूम। इनफाइनाइट वॉल्यूम मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट वॉल्यूम मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये पूरा कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, लेकिन हमको ये खींचना पड़ेगा क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है, क्योंकि हमको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करवाना है। तो अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है? आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू है मोल बाई वॉल्यूम। क्या है? मोल बाई वॉल्यूम। तो अगर C टेंड्स टू जीरो हुआ तो V टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। V टेंड्स टू इंफिनिटी कब होगा? जब इनफाइनाइट वॉल्यूम होगा। इनफाइनाइट वॉल्यूम कब होगा? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कांसेप्ट क्या है? रियल है नहीं है, इमेजिनरी है। तो ये पूरा कांसेप्ट क्या है? इमेजिनरी कांसेप्ट है। लेकिन इसको सुनो, तो ये वैल्यू क्या आएगा? लैम्डा एम, इसके सिड के ऊपर ऐसा एक इंफिनिटी बना दो। ये क्या है? ये क्या है? ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस है। ये बोलोगे मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट
इनफाइनाइट वॉल्यूम, इनफाइनाइट वॉल्यूम, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। ये क्या है? लैम्डा एम, क्योंकि वाई एक्सिस बराबर क्या आ रहा है? वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है? लैम्डा एम। कौन सी लैम्डा एम? सिर के ऊपर, पावर पे इंफिनिटी, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट वॉल्यूम। इसका वैल्यू तो मैक्स है, लेकिन ये कंसेप्ट इमेजिनरी है, कंसेप्ट इमेजिनरी है। ठीक है, कंसेप्ट इमेजिनरी है। इसको लिखे हो, इसको लिखो, इसको लिखो, और हम उसको मिटा दे, इसको हम मिटा दे, इसको मिटाते हैं। ये पूरा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये पूरा बहुत बहुत अच्छी तरीके से इसको सुनना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सिस में क्या है? आप बोलोगे लैम्डा एम है, इसका वैल्यू क्या है? लैम्डा एम इंफिनिटी है, लैम्डा एम इंफिनिटी है। तो देखो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है ना, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? आप बोलोगे ये ना स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब y एक्सिस के बराबर क्या है? लैम्डा एम। इसको लिख लो, y एक्सिस के बराबर क्या है? आप बोलोगे लैम्डा एम। x एक्सिस के बराबर क्या है? y एक्सिस बराबर लैम्डा एम, x एक्सिस बराबर रूट सी। x एक्सिस बराबर क्या है? आप बोलोगे x एक्सिस बराबर रूट सी है। c मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट, ये क्या है? लैम्डा एम इंफिनिटी है, लैम्डा एम इंफिनिटी है। और जो एम है, देखना ये ग्राफ, ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, तो ये माइनस में आएगा। लैम्डा एम इक्वल्स टू माइनस बी, ये बी आता है, क्या आता है? नेगेटिव स्लोप। इसको हम बी कांस्टेंट के तौर पे लिखते हैं, एक्स मतलब रूट सी और सी मतलब लैम्डा एम इनफाइनाइट, मतलब लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। ये है डी बाई हकल ऑनसागर इक्वेशन। क्या है? ये है डी बाई हकल ऑनसागर इक्वेशन, डी बाई हकल ऑनसागर इक्वेशन। किसके लिए? फॉर ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए? फॉर ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ आता है। इसको हटाए, इसको हटाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये ऑनर्स का भी टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडवांस का बहुत बढ़िया टॉपिक है, उम्दा टॉपिक है ये एडवांस का। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाओ, इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इधर, रूट सी इधर। किसके लिए? अब बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखना ये भी आसान है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या ग्राफ होता है? आप बोलोगे स्टीपर ग्राफ होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? आप बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टीपर ग्राफ होता है। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टीपर ग्राफ होगा तो कैसा होगा? आप बोलोगे सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना पहले कंडक्टेंस बहुत कम था। आप बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले कंडक्टेंस बहुत कम था, उसके बाद डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टेंस की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई। मतलब उसके पहले हमने ग्रेजुअल इंक्रीमेंट पढ़े थे, इधर तो ग्रेजुअल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इधर रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? आप बोलोगे इधर रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था तो इधर था, इसके बाद ये वैल्यू ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। आप बोलोगे ये वैल्यू ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा। अब देखना ये ग्राफ ऐसे जाता है, ये ग्राफ ऐसे जाता है। ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये क्या है? आप बोलोगे ये एसिम्पटोट है। ये क्या है? ये एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट है तो कोई भी एक्सिस में ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन इन एनी ऑफ द एक्सिस। आप बोलोगे कोई भी एक्सिस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा,
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ आएगा इसका और एक नेचर है, क्या है, एसिम्पटोट है। और इसके लिए आप बोलोगे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई भी एक्सिस में ये ग्राफ कहीं पर भी कट नहीं करेगा। अगर कट नहीं करेगा तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, नहीं है, क्योंकि इसके लिए सी नहीं आता, इसके लिए सी नहीं आता। अब बोलो दोस्तों, नो इंटरसेक्शन मतलब नो सी, जो C था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसका C नहीं आ रहा है। देखो भाई साहब, देखो गौर करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन हुआ? आप बोलोगे नहीं हुआ। तो इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो C का कोई वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? नहीं है। तो C क्या था? लैम्डा एम इंफिनिटी था ना। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो इसके पहले डीवाई हुकेल अंसगर इक्वेशन को देखो। डीवाई हुकेल अंसगर इक्वेशन में जो इंटरसेक्ट था, उस इंटरसेक्ट से क्या सिग्निफाई हो रहा था? उस इंटरसेक्ट से सिग्निफाई हो रहा था मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या हो रहा था? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, देखना दोस्तों, ये जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ये क्या आप निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर हम इधर से नहीं निकाल सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक प्रॉब्लम आया इधर से। क्या आया? एक प्रॉब्लम आया ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी कांट कैलकुलेट लैम्डा एम इंफिनिटी। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू हम इधर से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते। ये प्रॉब्लम है। ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन करवाने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है इसका समाधान करने के लिए आएगा कोलरास, जो कि हम पिछले दिन जो लेक्चर आएगा, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे। उसमें बताएंगे कोलरास का लॉ, हम उसके बाद बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आज हम जो वेरिएशन ऑफ जो कंडक्टेंस का टर्म था, जो भी कंडक्टेंस का टर्म था, वो हर एक कंडक्टेंस के टर्म का जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन हमने बोल दिया। कंडक्टेंस का ये इधर जो हेडिंग था, इसमें जो टर्म हमने बोले थे, वो टर्म हमने इधर से बोल दिए हैं कि हम कैसे ये निकाल सकते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिए हैं। तो आज इसके साथ साथ अलविदा और जय हिंद।